हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन के साथ स्टार्टिंग करी थी और प्रोनाउन हम लोग काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन के कुछ एडिशनल रूल्स की ही आगे बात करते हुए हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। देखिए, Our next rule says if two singular nouns, मतलब दो singular noun अगर connected हैं and से, and an article is used before the first noun, मतलब दो noun 1 and noun 2 connected with and before the first noun there is any article a and the verb and pronoun in the sentence are singular। क्योंकि जब कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर सेंटेंस का मिलता है कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड होती है और पहले नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल दिया हो, तो वहां पर हमेशा एक ही चीज की बात की जा रही होती है। मतलब दो नाम तो दिए होंगे, दो नाउन तो दिए होंगे, लेकिन अगर आर्टिकल फर्स्ट नाउन के पहले लाई कर रहा है दैट मीन कि बात वहां एक सिमिलर चीज की जा रही है। जैसे देखिए, जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, नाउन ये है नाउन 1 चेयरमैन एंड द नाउन 2 और फर्स्ट नाउन के पहले आ रहा है आर्टिकल द इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी वेल, क्योंकि ये बात मतलब दोनों के लिए सेम बात बताई जा रही है कि ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, एक ही पर्सन की यहाँ बात हो रही है, इसलिए आने वाली वर्ब और आने वाला प्रोनाउन शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच प्रोनाउन, इसके पहले भी आर्टिकल, इसके पहले भी आर्टिकल, देन द वर्ब एंड प्रोनाउन बोथ आर प्लूरल, क्योंकि वहां पे सेंटेंस हमें दो अलग अलग बातों के बारे में बता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। अब यहाँ पे इन दोनों की अलग अलग की बात हो गई कि चेयरमैन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो चेयरमैन है वही मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसलिए एक के पहले आर्टिकल लगाया तो हमें समझ आ गया कि यहाँ बात एक की हो रही है। ठीक, नेक्स्ट रूल हमारा ये बोल रहा है, ईदर इज यूज्ड, मतलब ईदर इज यूज्ड फॉर द चॉइस बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ईदर आप जानते हैं और आप जानते हैं नीदर, ये दोनों ही आते हैं टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए, ओके। लेकिन जब कभी भी मोर देन टू की बात हो जाए, मोर देन टू, दो से ज्यादा, तो आप ईदर को चेंज कर देंगे, ईदर विल चेंज इनटू एनी एंड नीदर इन चेंज इनटू नन, एनी या नन। नीदर और ईदर आते हैं दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, लेकिन जब बात वहां दो से ज्यादा की जा रही होगी तो आप ईदर को चेंज कर देते हैं एनी और नीदर को चेंज करते हैं नन में। अब हम लोग हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सी, ईदर इज यूज्ड फॉर द चॉइस बिटवीन टू पर्सन और थिंग व्हाइल एनी, देखिए मतलब ईदर यूज किया जाता है दो व्यक्ति और वस्तुओं के लिए, जबकि एनी और वन, मतलब एनी या वन भी आप यूज कर सकते हो, इज यूज्ड फॉर द चॉइस बिटवीन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। द सेम केस इज अप्लाइड टू नीदर एंड नन, मतलब नीदर होता है दो के लिए और मोर देन टू होता है नन के लिए। लेट्स एग्जाम्पल, ईदर ऑफ द 3 बॉयज इज गोइंग टू गेट द प्राइज। अब यहाँ आ गया 3 बॉयज, तो ईदर नहीं, वन और एनी ऑफ 3 बॉयज। अगर यहाँ होता 2 बॉयज तो ईदर विल एब्सोल्युटली राइट। एनी ऑफ द 2 सिस्टर्स करेक्ट है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है 2 सिस्टर्स की और मैंने आपको बताया 2 के साथ आता है ईदर और यहाँ आ रहा है एनी, तो यहाँ ईदर आएगा, ईदर ऑफ 2 सिस्टर्स। ओके, समझ आ रहा होगा, बहुत इजी रूल है, कुछ भी नहीं है।
नीदर ऑफ हिज क्लासमेट्स वर प्रेजेंट देयर, मतलब यहाँ दो क्लास, जितने भी क्लासमेट्स हैं तो दो तो नहीं होंगे, नन ऑफ हिज टू सन्स, टू आ रहा है और नन आ रहा है, रॉन्ग, नीदर ऑफ हिज टू सन्स। नेक्स्ट, each other is used for showing mutual relation between two person। each other यूज होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो दो व्यक्तियों के लिए होता है। अब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है, वहां each other दिया होगा तो you will remove each other and put at that place one another, मतलब आप वहां से each other रिमूव कर देंगे और each other की जगह आप क्या लगा देंगे, one another। कब, जब बात होगी दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की। जैसे देखिए वही लिखा हुआ है कि while one another denotes mutual relationship among more than two persons or thing। रोमियो एंड जूलियट loved each other, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो की बात हो रही है। We wished good luck to one another when the party was over, मतलब हम एक दूसरे को, वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब, means the sentence denoting more than two persons। Okay, next, some verbs are always followed by reflexive pronoun। These verbs are as follows: adapt, reflexive और emphatic याद है ना, himself, yourself, मतलब जितने भी सेल्फ वाले आते हैं वो सारे के सारे। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। He absented himself for 2 days। He resigned himself from the post। He introduced himself to the chairman। ये सारे वर्ब्स आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ये वर्ड सेंटेंस में कहीं भी दिख जाए, आप आंख बंद करके उसके बाद रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन लगा देंगे और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही माना जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ब डू नॉट टेक द रिफ्लेक्सिव, और ये कुछ वर्ब दिए गए हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं आता है। द थीफ हाइड मनी इन द ग्राउंड, हाइड। ही रेस्ट्स एट द होटल फॉर 2 hours, क्योंकि इसके बाद हमें सब्जेक्ट पे जोर डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है रिलेटिव प्रोनाउन हु is used as subject and whom as an object in subordinate clause। subordinate क्या है मैं बता रही हूँ। और living person मतलब who का यूज होता है as subject और whom का यूज होता है as object living things के लिए, जबकि which का यूज होता है non living things के लिए। I met Mr. Sharma who, ये who किसके लिए आया, ये who आया सब्जेक्ट जो कि है हमारा Mr. Sharma is the headmaster of your school। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो ये जो I met Mr. Sharma है ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो इसके अंदर आने वाला सेंटेंस होता है हु इज द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, ये होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई हैव अ सर्वेंट whom you can call at any time। हमने पढ़ा कि whom हम यूज करेंगे एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है I और whom यहाँ यूज हो रहा है फॉर द सर्वेंट, सर्वेंट के लिए whom यूज हो रहा है जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। I have a pen, अब हमने पढ़ा कि which का यूज करना है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो I have a pen, pen is non living which was gifted to me by my father। Let's move। अब नेक्स्ट रूल हमारा कहता है if the noun is qualified by the words such as all, only, मतलब अगर किसी नाउन पर उसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है उसके बाद ये सारे वर्ड्स आते हैं all, only, any, same, such, much, little, ये सारे
the relative pronoun that is preferred in place of who and which, मतलब अगर noun को personified किया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है, noun की कोई भी अच्छी बात बताई जा रही है उस पर emphasize करके, तो और उसके बाद आपको ये सारे वर्ड्स दिखते हैं, तो वहाँ पे जो आप रिलेशन बताते हैं दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करके, तो आप वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच का यूज नहीं करेंगे, यू विल यूज दैट। जैसे द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट वेल इज माई फ्रेंड, यहाँ पे द ओनली पर्सन सब्जेक्ट को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। आप इसे नॉर्मली देखते तो आप यहाँ हु लगाते, लेकिन जब कभी भी आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाए सब्जेक्ट का यूज करते हुए, उस पर फोकस करते हुए, तो आप वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। Don't respect such person, such आ गया, that have no respect for elders. He is the same man. He is the same man that deceived me. ठीक है, आगे देखिए। Relative pronoun that is preferred to who, where a noun is specified by the superlative degree of an adjective. कभी भी आपको superlative degree यानी कि the est दिख जाता है, तो उसके बाद आप relative pronoun who या which का यूज नहीं करेंगे, आप that का यूज करेंगे। He is the most intelligent boy that we have in our school. It is the best thing that I can do at this time. There is an interrogative pronoun who or what in sentence that is used in place of relative pronoun. देखिए interrogative pronoun होते हैं हमारे what, who, question mark, तो वहाँ पे हम उनके साथ जो यूज करते हैं relative pronoun का वो होता है that, या कि who और which. What is it that make life happy? Who is your friend that can help you in this crucial time? Next, if two antecedents are joined by and, देखिए antecedent का मतलब होता है कुछ भी पहले का, मतलब past में हुआ हो, या फिर relative pronoun के पहले जो भी noun आता है that is called antecedent। तो दो एंटीसीडेंट अगर एंड से कनेक्टेड हैं और उनमें से एक ह्यूमन है और दूसरा कोई भी वस्तु है, कोई पशु है, एनिमल है, तो वहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का आप यूज करते हैं। शी हेट्स एवरीबडी, ह्यूमन एंड एवरीथिंग, मतलब कोई वस्तु, दैट रिमाइंड्स हर फॉर हर मिस्टेक, दैट आ गया। आई हैव अ बुक एंड अ डॉग, मतलब एक आ गया यहाँ पे क्या, एनिमल, और एक कोई थिंग आ गई, तो उसके साथ भी दैट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब व्हाट एक इकलौता ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है दैट कैन बी यूज्ड विदाउट एनी एंटीसीडेंट, मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप वहाँ व्हाट का यूज करेंगे। आई लाइक व्हाट यू से, ऑल व्हाट यू डू इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक, एंटीसीडेंट सिर्फ आपको यहाँ समझना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। सेम पीछे हम लोग जो पढ़ करके आए ये वही है, ही सेंट फर्नीचर टू पटना। अब पास वाला क्या है, फर्नीचर पहले आया ना, तो एंटीसीडेंट मतलब जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो आप इसके एंटीसीडेंट के साथ रहेगा, डैट के साथ। ठीक, नेक्स्ट, relative pronoun whose is used is for the possession of living things, मतलब जो relative pronoun whose है, बहुत ही important rule है ये, जो relative pronoun whose है वो किसी भी living thing के ऊपर possession के लिए यूज होता है, जबकि which यूज होता है possession दिखाने का non living things के ऊपर। जैसे I have a friend whose sister is a doctor, living। I have a pen, the body of which is made of gold, non-living, मतलब possession, उस पर उसका अधिकार दिखाया जा रहा है, तो possession जब भी दिखेगा तो relative pronoun, living है तो whose and non-living है तो which। Next, next rule is interrogative pronoun which can be used as subject फॉर लिविंग थिंग्स, मतलब विच यूज हो सकता है एज सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए इफ देयर इज अ सेलेक्ट, मतलब सिलेक्शन की अगर बात की जाएगी, चॉइस की। विच इज योर फ्रेंड इन दिस क्लास, सिलेक्शन। द मास्टर डिड नॉट नो
हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास, यहाँ हु आएगा नहीं, सिलेक्शन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा विच। अभी तक हम पढ़ के आए कि विच हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, विच इज एब्सोल्यूट, मतलब ये आपका विच इज एब्सोल्युटली राइट, बट कभी भी अगर सिलेक्शन की बात की जाएगी तो वहां पे नॉन लिविंग हो लिविंग हो कोई भी केस हो, यू कैन नॉर्मली यूज विच। The master did not know which of the servant broke the glass. It is difficult to say which is the better of two sisters. सही है। Next. If two singular nouns joined by and are defined by each every before them, मतलब दो नाउन के पहले अगर each या every आता है, the pronoun and the verb following them are always, तो उसके बाद आने वाला verb और pronoun हमेशा और हमेशा होगा singular. Every teacher and every student is doing his best. क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर है तो हम वहाँ masculine priority रखेंगे, प्रायर रखेंगे. If each of, either of, neither of, either, neither, each is used before the plural noun, किसी भी plural noun के पहले अगर ये सारे pronouns आ रहे हैं, plural noun और plural pronoun, the pronoun and the verb following the noun or pronoun are always singular, उसके बाद आने वाला noun और pronoun हमेशा कैसा होगा singular. Each student, noun के पहले आया each of this class is doing his best to win the competition. Neither of them has, देखिए them आ गया, plural pronoun आ गया, has given his permission, तो singular pronoun यहाँ पे यूज होगा. मतलब कभी भी each, every, neither of, either of, neither, either इनके बाद singular noun या plural noun मतलब प्रोनाउन आता है तो उसके बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन या वर्ड होगी, प्रोनाउन होता है वो हमेशा कैसे रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कोई भी अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं, while writing the question tag the subject and the verb must be according to the main sentence, मतलब वो आपके मेन सेंटेंस को फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपने अपना मेन सेंटेंस बोल दिया है फ्यूचर में और आप क्वेश्चन टैग कर रहे हो प्रेजेंट में. अगर आपने मेन सेंटेंस बोला है फ्यूचर में तो योर क्वेश्चन टैग विल ऑल्सो बी इन फ्यूचर. जैसे they went Mumbai yesterday, went yesterday that means past. isn't they और यहाँ आ गया present तो हो गया गलत, तो हमें they went to Mumbai yesterday did not. they have not attended, have present, the marriage of their neighbor's daughter, did they यहाँ आ गया past गलत, यहाँ क्या आना चाहिए था have they. Let us go for a movie, future, shall we, सही. Everybody can speak English, can't they, present, ठीक है. Next, pronoun, it comes before the phrase or clause to which it refers, whereas this, मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है कि कभी भी pronoun it comes before the phrase, कोई भी it मतलब अगर कोई भी अगर आपका मेन सेंटेंस का जो भी लीडिंग रोल है वो अगर it से आ रहा है तो it हमेशा उस फ्रेज के पहले आता है. अगर आप वहां this का यूज करने जा रहे हैं तो वो हमेशा आप उस फ्रेज या सेंटेंस के बाद में करेंगे. एग्जाम्पल देखिए तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी. अब देखिए दिस इज ट्रू दैट NDA एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन ओनली. अब यहाँ आप यूज कर रहे हैं एनडीए का. एनडीए के लिए आपको यूज करना था इट, तो इट को हमें यूज करना है एनडीए के पहले. इट इज ट्रू दैट यू वर्क ऑनेस्टली एंड इट इज द रीजन फॉर योर प्रोग्रेस. नहीं, यहाँ ऑनेस्टली के लिए आप यूज कर रहे हो दिस, तो हम लोग यू वर्क ऑनेस्टली इसके लिए हमें यूज करना है दिस का, तो दिस आता इट की जगह पे क्या आ जाएगा दिस इज द रीजन ऑफ योर प्रोग्रेस. ठीक, तो यहाँ पे वी हैव ऑल डन विद द चैप्टर प्रोनाउन. हमने प्रोनाउन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिया है.
मेन चीज़ें आपको क्या पढ़नी है प्रोनाउन में, देखिए पढ़ना तो वैसे पूरा ही है, बट मेनली आपको जो पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन, सारे काइंड्स के बीच में क्या क्या आपको क्लासिफाइड, कौन से प्रोनाउन कौन से हैं। रूल देखिए डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, आपको पहले पढ़ना होगा कि रेसिप्रोकल क्या है, रिलेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सबके अलग अलग आपको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब आप वो पढ़ लेते हैं देन आप रूल पे फोकस करिएगा। रिलेटिव, एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, ये आपके कुछ हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनसे नहीं बन सकते हैं, ये अच्छे से पढ़ लेने हैं और बाकी सारे भी आपको एक बार अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। तो आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा एंड थैंक्स ऑलवेज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।